नमस्कार साथियों। आज हम राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण उपागम बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद को विस्तार से समझेंगे, जो आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण की आधारशिला माना जाता है। देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में एक ऐसा दौर आया जब दार्शनिक बहसों से हटकर ये सवाल पूछा गया कि भाई लोग असल में राजनीति में करते क्या हैं। बस इसी सवाल से जन्मा बिहेवियरलिज्म, जिसने पॉलिटिकल एनालिसिस का पूरा नजरिया ही बदल दिया। यूजीसी नेट, यूपीएचईसी, यूपीजीडीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम व्यवहारवाद की पूरी कहानी को समझेंगे। इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई, इसके मुख्य विचारक कौन थे, इसकी खासियतें क्या थीं और फिर कैसे इसका विकास हुआ। इस स्ट्रक्चर से हमें इस विषय की एक बहुत ही क्लियर और एग्जाम फोकस समझ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये बिहेवियरिज्म है क्या, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी ऐतिहासिक जड़ें कहाँ हैं, और ये उस समय के पारंपरिक तरीकों से इतना अलग क्यों था। तो व्यवहारवाद है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये राजनीति को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा था। पुराने चश्मे से हमें सिर्फ संस्थाएं, कानून और बड़े बड़े दार्शनिक आदर्श ही दिखते थे। लेकिन व्यवहारवाद ने कहा, एक मिनट, इन सबको साइड में रखो और ये देखो कि असल में इंसान और समूह राजनीति में कर क्या रहे हैं। इसका पूरा फोकस था व्यक्तियों के देखे जा सकने वाले व्यवहार का एक ऑब्जेक्टिव और क्वांटिफाइड विश्लेषण करने पर। यहां पर ये तीन शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं: ऑब्जेक्टिव, क्वांटिफाइड और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। मतलब ये राजनीति के अध्ययन को प्लेटो और अरस्तू की दार्शनिक दुनिया से निकालकर एक साइंटिफिक लैब में लाने जैसी कोशिश थी। अब एक बहुत ही जरूरी बात, जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, वो है साइकोलॉजी के बिहेवियरिज्म और पॉलिटिकल साइंस के बिहेवियरलिज्म के बीच का फर्क। देखिए, साइकोलॉजी का बिहेवियरिज्म जो है वो सिर्फ स्टिम्युलस रिस्पॉन्स यानी एसआर पर फोकस करता है, जैसे घंटी बजी और कुत्ते ने प्रतिक्रिया दी। लेकिन हमारा राजनीति विज्ञान वाला बिहेवियरलिज्म एसओआर पर ध्यान देता है, यानी स्टिम्युलस, ऑर्गेनिज्म, रिस्पॉन्स। यहां ओ यानी ऑर्गेनिज्म मतलब इंसान, उसकी अपनी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी प्रेरणाएं, ये सब भी शामिल हैं। जैसे सरकार कोई नीति बनाती है तो वो हुआ स्टिम्युलस, पर उस पर सभी लोग एक जैसी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि हर व्यक्ति यानी ऑर्गेनिज्म की अपनी विचारधारा और अपने हित होते हैं। ये बहुत ही छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अच्छा, व्यवहारवाद कोई रातों रात पैदा हुई चीज नहीं थी। इसकी एक चिंगारी तो हमें 1908 में ही ग्राहम वॉलस और आर्थर बेंटले के कामों में दिख जाती है। फिर 1920s और 30s में शिकागो यूनिवर्सिटी में चार्ल्स मैरियम के नेतृत्व में ये विचार और पनपने लगा। लेकिन असली क्रांति तो आई दूसरे विश्व युद्ध के बाद। उस वक्त जो विद्वान थे वो पारंपरिक तरीकों से एकदम निराश हो चुके थे। उन्हें राजनीति को समझने के लिए नए, ज्यादा वैज्ञानिक औजार चाहिए थे। और बस इसी माहौल में 1950 और 60 के दशक में ये व्यवहारवादी क्रांति अपने चरम पर पहुंच गई। चलिए अब उन बड़े विचारकों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने व्यवहारवाद की नींव रखी और इसे एक शक्तिशाली बौद्धिक आंदोलन का रूप दिया। इस आंदोलन के कई आर्किटेक्ट थे। चार्ल्स मैरियम ने शिकागो स्कूल में इसकी नींव डाली। उनके ही शिष्य हैरोल्ड लैसवेल ने इसके लिए रिसर्च के नए नए तरीके और औजार बनाए। फिर आए डेविड ईस्टन, जिन्होंने इसके सारे सिद्धांतों को एक सिस्टमैटिक ढांचे में पिरोया। गैब्रियल आलमंड ने इसके सिद्धांतों का इस्तेमाल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में किया और रॉबर्ट डाहल ने तो इसे एक बौद्धिक विरोध आंदोलन ही कह दिया। परीक्षा के लिए इन सभी विचारकों और उनसे जुड़े कीवर्ड्स को याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं व्यवहारवाद के मूल सिद्धांतों पर। यह सेक्शन एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं इस अप्रोच का पूरा सार छिपा है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 बौद्धिक आधार स्तंभों की पहचान की। आप इन्हें इस नए विज्ञान के नियम भी कह सकते हैं। ये हैं: पहला, रेगुलैरिटीज यानी राजनीतिक व्यवहार में पैटर्न खोजना। दूसरा, वेलिफिकेशन यानी हर ज्ञान को तथ्यों से परखना। तीसरा, टेक्निक्स वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करना। चौथा, क्वांटिफिकेशन माप और आंकड़ों का उपयोग। पांचवा, वैल्यूज यानी तथ्यों को मूल्यों से बिल्कुल अलग रखना। छठा, सिस्टमाइटाइजेशन सिद्धांत निर्माण पर जोर देना। सातवां, प्योर साइंस ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज। और आठवां, इंटीग्रेशन यानी दूसरे समाज विज्ञानों से भी सीखना। परीक्षा की दृष्टि से ये 8 बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सारे सिद्धांत राजनीति के अध्ययन को ज्यादा वैज्ञानिक और कठोर बनाने का एक जबरदस्त प्रयास थे। जैसा कि हमने कहा, व्यवहारवाद का उदय परंपरावाद के विरोध में हुआ। तो आइए इन दोनों के बीच की उस महान बहस को समझें जिसने 20वीं सदी के मध्य में राजनीति विज्ञान की दिशा ही तय कर दी।
इस टेबल में हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया दिखती हैं। देखिए, परंपरावाद का फोकस था संस्थाओं, राज्य और सरकार पर। उसकी प्रकृति थी दार्शनिक। वो पूछता था, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। इसके ठीक उलट व्यवहारवाद का फोकस था व्यक्ति और समूह के व्यवहार पर, और वो पूछता था, लोग असल में राजनीतिक फैसले कैसे लेते हैं। तो एक क्या होना चाहिए की खोज में था, तो दूसरा क्या है कि वैज्ञानिक व्याख्या करने का लक्ष्य रखता था। लेकिन कोई भी बौद्धिक आंदोलन आलोचना से परे नहीं होता। व्यवहारवाद की अपनी कुछ सीमाओं ने ही इसके विकास के अगले चरण यानी उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर व्यवहारवाद इतना ही वैज्ञानिक और ऑब्जेक्टिव होने का दावा कर रहा था, तो फिर इसकी इतनी आलोचना क्यों हुई? इस सवाल का जवाब ही हमें इसके अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। व्यवहारवाद की कई आधारों पर आलोचना हुई। आलोचकों ने कहा कि यह वैज्ञानिकता के प्रति इतना जुनूनी हो गया कि इसने तकनीक के लिए असली मुद्दों को ही नजरअंदाज कर दिया। वैल्यू न्यूट्रलिटी यानी मूल्य तटस्थता के विचार को अव्यवहारिक माना गया, क्योंकि इसकी वजह से वियतनाम युद्ध जैसे उस दौर के ज्वलंत सामाजिक मुद्दों की अनदेखी हुई। ये भी कहा गया कि भाई, इंसान का व्यवहार कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसकी भविष्यवाणी करना प्राकृतिक घटनाओं जितना आसान नहीं है। कुल मिलाकर आलोचकों को लगा कि इस सब के चक्कर में व्यवहारवाद ने राजनीति की आत्मा ही खो दी थी। और इन्हीं आलोचनाओं के जवाब में 1960 के दशक के आखिर में खुद डेविड ईस्टन के ही नेतृत्व में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का उदय हुआ। यहाँ यह समझना बहुत जरूरी है कि ये व्यवहारवाद का खंडन नहीं था, बल्कि उसे और ज्यादा प्रासंगिक और ज्यादा रेलेवेंट बनाने का एक प्रयास था। ये एक सुधार आंदोलन था जो अंदर से ही शुरू हुआ। उत्तर व्यवहारवाद के मूल मंत्र को क्रेडो ऑफ रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा जाता है। इसके दो मुख्य स्तंभ थे, रेलेवेंस यानी प्रासंगिकता और एक्शन यानी कर्म। इसने साफ कहा कि मुद्दा तकनीक से ज्यादा जरूरी है। रिसर्च को समाज की असली कड़वी सच्चाइयों पर बात करनी चाहिए, और ज्ञान का उपयोग सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि समाज की बेहतरी के लिए होना चाहिए। इसने राजनीति विज्ञान में मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को फिर से स्थापित किया। तो चलिए अब इस पूरे विषय को परीक्षा की दृष्टि से जल्दी से सारांशित करते हैं, ताकि सारे मुख्य बिंदु दिमाग में बैठ जाएं। तो व्यवहारवाद की पूरी बौद्धिक यात्रा को हम इन 6 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, इसकी उत्पत्ति हुई परंपरावाद के खिलाफ एक क्रांति के रूप में। दूसरा, मिरियम और ईस्टन जैसे विचारकों ने इसके सिद्धांत बनाए। तीसरा, इसकी 8 मुख्य विशेषताएं थीं। चौथा, इसने परंपरावाद से तरीकों और लक्ष्यों को लेकर एक बड़ी बहस की। पांचवां, वैज्ञानिकता और अप्रासंगिकता के लिए इसकी आलोचना हुई। और छठा, अंत में ये प्रासंगिकता और कर्म पर जोर देते हुए उत्तर व्यवहारवाद में विकसित हो गया। यदि ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि राजनीति विज्ञान के अन्य जटिल विषयों पर भी हम ऐसी ही गहरी और स्पष्ट चर्चा कर सकें। परीक्षा की तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।